नमस्कार, मैं हूं अमित उप्रेती और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के बारे में। आज हमारे साथ शख्सियत बैठी है जिन्होंने अपने सरकारी पद से छोड़ राजनीति में कदम उठाया, सज्जन लाल टम्टा जी। सर, आपका आईपा के इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। मैं आईपा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आईपा ने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है और मैं क्या कहते हैं 9 वर्ष पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप कांग्रेस की तरफ से जो है प्रदेश उपाध्यक्ष है अनुसूचित जाति विभाग के, तो सबसे पहला कारण क्या रहा कि आपको सरकारी नौकरी छोड़ आपको राजनीति में कदम उठाना पड़ा? मैं विद्यार्थी काल से ही मैं छात्र संघ में था और हमेशा एक ही सपना था कि कैसे हम जनता की सेवा करें। और फिर पारिवारिक कुछ कारणों से परिवार का भरण पोषण करने के कारण से मुझे सरकारी सेवा में आना पड़ा और धीरे धीरे करके मैंने सरकारी सेवा करके अपने जो है धीरे धीरे राजनीति में भी कदम रखा। और मैंने राजनीति में जो है इसलिए कदम रखा कि मुझे अपने समाज के लोगों की सेवा करनी है, गरीब तबके के लोगों की सेवा करनी है, अनुसूचित जाति के लोगों की सेवा करनी है। किसी न किसी तरीके से हम जनता के आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाएं और एक माध्यम हमको चाहिए था, इसलिए हम राजनीति में आए। अच्छा सर, मेरा इसका क्वेश्चन है कि आप पंचायत राज अधिकारी रहे, आप गांव-गांव तक आप पहुंचे हैं, गांव-गांव की समस्या से आप वाकिफ रूबरू हैं, तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से काम आपके ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हो पाए? हमने ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर एक अधिकारी के रूप में हमने गांव-गांव घर-घर तक काम किया है। और जिस समय मैं यहाँ हॉलबाग ब्लॉक में पंचायत राज अधिकारी था तो हमने काफ़ी लोगों की सेवा की है, बहुत सारे लोगों के घर बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया है और तमाम हर क्षेत्र में हमने गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में और खेतीबाड़ी के क्षेत्र में और बहुत सारे जो विकास कार्य ग्रामीण स्तर पर हो सकते थे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, जनता तक उसको पहुंचाया, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया और उसको समझा और बहुत भलीभांति में जनता की जो है सेवा को करना जानता हूँ। नहीं, तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आज जो गांव में जो विकास की बातें जो सरकारें कर रही है, किस तरह से विकास हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर काम किए गए? नहीं, आज जो सरकार है गाँव में काम कर रही है और ये पहले से भी जो काम कर रही है, आज ऐसा तो कुछ बदला है नहीं, स्वरूप कुछ नहीं बदला। जो काम पहले थे वही काम आज भी है, कोई नया काम सरकार के सामने सरकार जनता के लिए नहीं कर रही है। ग्रामीण स्तर पर आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आज गांव का धीरे धीरे पलायन हो रहा है, लोग गांव मतलब अपने घर छोड़ के बाहर जाने को तैयार हैं, न वहाँ पर खेतीबाड़ी ठीक ढंग से हो पा रही है, जंगली जानवरों का बहुत सारा खतरा हो रहा है और बंदरों का बड़ा आतंक हो रहा है, जंगली सुअरों का बड़ा आतंक हो रहा है। और जिस तरीके से हम पहाड़ी उत्पाद हमारे होते थे, छोटे छोटे मतलब जो चीज़ें होती थी हमारे जो क्या कहते हैं धान, मड़ुआ, गेहूँ, मादिरा जो भी होता था, आज गहत और दालें फालें जो भी होती थी, लेकिन आज बिल्कुल हमारा पहाड़ी उत्पाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा सर, जब आप सरकारी पद में थे, आपने जब इस्तीफा दिया अपनी नौकरी से, उसके बाद आपने सबसे पहले बीजेपी को ज्वाइन किया और आप राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी उसमें थे और आप सदस्य अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के भी उसमें रहे हैं, तो क्या कारण था कि आपको बीजेपी छोड़ फिर कांग्रेस में आना पड़ा? मैं सरकारी सेवा छोड़ने के बाद, क्योंकि मैं आरएसएस का तृतीय वर्ष मैंने कोर्स किया था, मैं आरएसएस से करीब 32 साल मैंने आरएसएस में काम किया और उसके बाद स्वाभाविक तौर पर मुझे जो है कि बीजेपी में जाना था और मैं बीजेपी में गया। जब 2014 का चुनाव हो रहा था लोकसभा में और मैंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट मांगा और जबकि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रबल दावेदार था और उस समय मुझे टिकट नहीं दिया गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई और जिस कारण मैंने बीजेपी छोड़ दी और बीजेपी छोड़ने के बाद मैंने 2014 में लोकसभा का
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र से चुनाव लड़ा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैंने काफ़ी मुझे इस संसदीय क्षेत्र में वोट मिले। तो सर जैसे आपने कहा कि आप बीजेपी से जुड़े और अब बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपने तब बीजेपी छोड़े, आज आप कांग्रेस में आए, अगर मान लो कांग्रेस टिकट नहीं देती तो आप अन्य पार्टी को भी जोड़ सकते हैं? नहीं, ये सवाल इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कांग्रेस को छोड़ूं, क्योंकि मैं उस वक्त मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बीजेपी में मैं नहीं रह सकता था, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई, वो बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा नाइंसाफ़ी की गई। तो इसलिए मैंने वहाँ का मोह त्याग दिया और मैं 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद मैं हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, अल्मोड़ा सर्किट हाउस में उन्होंने मेरे को बुलाया और यहाँ उन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग कराया और मैं तब से लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। आज मैं उत्तराखंड में जो है कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है कि मैं अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का मैं यहाँ प्रभारी भी हूँ, जिसमें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत बागेश्वर 4 जिले आते हैं। तो अनुसूचित जाति के लोगों का मैं वहाँ पर ये जो संगठन चलता है मैं उसका सारा काम मैं देखता हूँ यहाँ पर। अच्छा सर, तो किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार ने कई वादे करे कि हम रोज़गार दे रहे हैं और पलायन को हम रोक रहे हैं, तो किस तरह से सरकार ने अभी कदम उठाया? बिल्कुल, जब से लॉकडाउन चला है और जो लोग हमारे पहाड़ के लोग थे जो मैदानी क्षेत्र में काम करते थे और उनके ये लॉकडाउन के बाद सारे लोग गाँव में आ गए और आज आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी किस कदर बढ़ रही है और लोगों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। आज तो क्या कहते हैं हमारे पहाड़ में तो ये समझो कि इतनी बेकदर हो गई बेरोज़गारी की लोग फिर दोबारा पलायन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारा आज बेरोज़गारी हमको देखने को मिल रही है। और हम गांव में इन बेरोज़गार लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आज सरकार इस पर विफल हो गई है। सरकार आज बेरोज़गारों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अच्छा सर, क्या अभी आप कांग्रेस से हैं तो क्या कांग्रेस से टिकट की दावेदारी के लिए पेशकश है आप? मैंने बागेश्वर से विधानसभा बागेश्वर से कांग्रेस से विधानसभा का 2022 का टिकट मांगा है और हमारे कांग्रेस पार्टी में उसके लिए साक्षात्कार भी इंटरव्यू भी हुए थे, जिसमें 7 लोगों ने हमने वहाँ पर आवेदन किया था और उसमें एक मैं भी हूँ। अगर मुझे बागेश्वर से अगर टिकट मिल जाता है तो मैं जनता की सेवा करने के लिए मुझे एक बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा और मैं जनता के लिए बहुत काम करूँगा। अच्छा सर, अगर आपको मानिए कांग्रेस टिकट देती है और आप जीत के भी अगर आते हैं तो आप क्या सबसे बड़ा बदलाव करना वहाँ पर जाएंगे? बिल्कुल, वहाँ की जनता जो है के लिए काम करना है, जनता को रोज़गार देना है। वहाँ के लोगों के जो रिजर्व सीट कहलाती है तो आज तक वहाँ पर रिजर्व के लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिला है और इसलिए केवल रिजर्व का ही नहीं, आम गरीब तबके के लोगों के लिए काम करना है। बहुत सारे काम बाकी हैं और आज के दिन में बागेश्वर विधानसभा में जो है कि रोज़गार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे और गांव-गांव में जो है विकास काम करना पड़ेगा और तमाम जो क्या कहते हैं लोग घरों में लॉकडाउन के बाद बैठे हैं उनको रोज़गार के लिए कोई नई योजना बनाई जाएगी। नहीं सर, क्या लगता है कि आपके इसमें ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता? सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, जबकि आप देखिए कि हमारे देश में लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 आया था और उसके बाद कोविड-19 के बाद न अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हमारी सुधरी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं रही हैं। हम आज के दिन में यदि कोई बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में या हमारे इस क्षेत्र में आ जाती है तो सरकार के पास इसके साधन नहीं हैं। और अभी पिछले साल बागेश्वर में मैंने देखा है कि जहरीले शादी में एक जहरीला भोजन खाने से कम से 400-500 लोग कपकोट विधानसभा क्षेत्र में बीमार हुए, लेकिन बागेश्वर में हॉस्पिटलों में और बेरीनाग हॉस्पिटल में, हल्द्वानी के हॉस्पिटल भर के 400-500 लोगों के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है।
अगर मान लिया जाए इतनी बड़ी कभी कोई महामारी आ गई तो सरकार के पास कोई भी साधन नहीं है। तो किस तरह से आप कदम उठाएंगे अगर मान लो मनोनीत होके जाते हैं? स्वास्थ्य की तरफ से क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल हर विधानसभा क्षेत्र में क्या कहते हैं 10,000 लोगों के बीच में एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए। और स्वास्थ्य के बढ़िया आज के दिन में मेरे को देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य विभाग में इतनी बढ़िया मशीनें आई हैं, वेंटिलेटर आए हैं, दुनिया भर का वो जो है क्या कहते हैं संसाधन जुटाए हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। धूल चाट रहे हैं वेंटिलेटर मशीनें, एक्सरे मशीनें। आज करोड़ों की संपत्तियां जो है, जो मशीनें हैं, वो हर स्वास्थ्य विभाग के पास पड़ी है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर नहीं है और स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये सत्ता में आते हैं या इनको वहाँ की जनता इनको चुनती है तो ये कई तरह के विकास कार्य यहाँ पर करेंगे। अब आगे हम और अन्य मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से और बात करेंगे प्रगतिशील राजनीति की।